1878 में लद्दाख में जन्मे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा। दरअसल गलवान को वहाँ के उस समय जो स्थितियां थी, डोगरा शासकों के यहाँ गलवान वहाँ पर अपना उसके फादर वहाँ उस समय कर्रा डकैत के नाम से वो चर्चित रहे और उनकी ये नियति थी कि वो लोगों को पूरा अपना वहाँ पर लूटते थे और गरीबों के मसीहा के रूप में वो प्रचलित रहे। और ये गलवान जो है, गुलाम रसूल गलवान, ये उनका एक तरह से जब कम उम्र की आयु में ही अंग्रेजों का गाइड बन गया और वहाँ पर जो विदेशी अंग्रेज आते थे उनके साथ वो अपना तमाम क्षेत्रों पर जो पहाड़ी उसपे माउंटेनिंग के लिए लोग आते थे, उनके साथ ये अपना चलता था। और ये इसका जो गलवान की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सर्वेंट ऑफ साहिब्स। उसमें गलवान ने एक चैप्टर में जिक्र किया है, द फाइट्स ऑफ चाइनीज चैप्टर है, उसमें उसने जिक्र किया है कि एक बार चर्चा किया कि वहाँ उसके जो साहिब थे, मेजर साहिब, उनके साथ वो कैंप में था। उस कैंप में जो है और अटैक से वो पूरी तरह से घायल हुए। इसके बाद गलवान को बहुत गुस्सा आया। गलवान उन लोगों से इजाजत मांगा कि इजाजत दो, मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। और में उसके पूरी तरह से उन लोगों को दबाव डाला और वो वापस चले गए। तो गलवान को यह प्रायश्चित रहा हमेशा कि यदि मैं इस समय इन लोगों को शायद जवाब दिया होता तो ये आज की जो घटना घटित हुई शायद इस तरह की घटनाएं भविष्य में वो घटित न होती। हमेशा उसको इस बात का प्रायश्चित रहा है। अजय सर, आप म्यूट हो गए हैं। अजय सर, जी सर, आपका कैमरा भी ऑफ है। सर, आपका कैमरा भी ऑफ है, आप म्यूट भी हो गए। अभी जो इस समय पैंडेमिक चल रहा है, इसमें चीन के द्वारा अभी अगर इसकी देखा जाए तो पूरे समूची दुनिया में इसकी कहीं से न कहीं से निंदा हो रही है कि कोविड-19 इस वायरस के लिए कि वो पूरी तरह से जिम्मेदार सारी समूची दुनिया इसको ही ठहराई है, चीन को। ऐसी स्थिति में और दूसरा ये है कि चीन इस समय अभी अपनी आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। हांगकांग की समस्या, वहां पर जो कि एक उसका स्वायत्त इस तरह का राज्य है और वो पूरी तरह से वहां पर उसको अपने में मिलाना चाहता है। तो कहीं न कहीं ये चीजें जो हैं वर्तमान में चीन अपने नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए और
भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए अगर देखा जाए तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो भारत पर आक्रमण कर रहा है। अच्छा, अगर इस वर्तमान आक्रमण का हम जो कि अभी 15-16 जून की रात में हुआ है, जिसमें एक हमारे कर्नल सहित 20 जवान शहीद हुए थे, उसको अगर हम देखें तो वह उसकी मंशा संभवतः ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन जो मानव तरंग पॉलिसी उसकी है वहां पर एक तरह से सैनिकों को उतारने की, उसके तहत वह अपना वहां पर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया। और चीन की आदत जनरली हर चीज को छिपाने की है। तो भारत के तो 20 घोषित किए गए शहीद जो हुए हैं उनको सम्मानित किया गया, लेकिन चीन में इस बात का भी विरोध चल रहा है कि चीन अपने जो सैनिकों को जो उसमें मारे गए हैं उनको वो छिपा रहा है कहीं न कहीं से। तो ऐसी स्थिति में आज की डेट में चीन की आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, और वह उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए अपने नागरिकों का वो भारत पर कहीं से न कहीं से एक आक्रमण की योजना बना रहा है। अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म्स में इस आक्रमण का उद्देश्य युद्ध नहीं होगा अगर हम इन चीजों को माने तो, क्योंकि भारत को वह अपना एक आर्थिक प्रतिद्वंदी भी, यद्यपि भी भारत उसके सामने आर्थिक रूप से बहुत कमजोर राष्ट्र है, लेकिन चीन कहीं न कहीं से भारत को अपना एक आर्थिक प्रतिद्वंदी मानता है, और उसके कारण से वो ये सोच रहा था कि यदि भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था इस तरह से सुदृढ़ हो रही है जिस तरह से होती है, तो कहीं न कहीं उसके एक कॉम्पिटिटर के रूप में, प्रतिद्वंदी के रूप में वो आ जाएगा। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही उसने आक्रमण किया, जो अभी हमारे सैन्य विश्लेषक या तमाम और आप समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि चीन की मंशा जो है वो केवल और केवल भारत को अपने मेन जो उसका फोकस इस समय था उससे भटकाने का है, और वो कहीं भी युद्ध के लिए कोई इस तरह की भूमिका या रणनीति नहीं बना रहा है। दूसरा जो गलवान घाटी का नो मैंस लैंड वाला एरिया था, वहां पर निश्चित रूप से जो हरकतें अभी मई का अगर हम देखें और सैटेलाइट तस्वीरें जो हमारी जून की हैं उसको अगर हम देखें तो दोनों के बीच में हमारे काफी अंतर दिखते हैं, और वो वहां पर जिस ढंग से वो अपनी सैन्य तैयारियां किया तो वो भारत के लिए एक चुनौती के रूप में है। भारत के द्वारा जो अभी निकट भविष्य में सड़क का निर्माण किया गया है, वो अगर वर्तमान स्थिति को हम देखें तो चीन के लिए सबसे बड़ा और विरोध का कारण वही है। वह अपने तो चाहता है कि हम सीमा क्षेत्रों तक हम सड़क निर्माण संपन्न हो जाएं, लेकिन भारत या अन्य किसी ऐसे राष्ट्र को जो उसका पड़ोसी राष्ट्र है उसको वो बिल्कुल नहीं इस बात का बर्दाश्त करता है कि वो अपनी कहीं से अपने को सुदृढ़ करे। तो ऐसी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए और हमारे जो अन्य डेवलपमेंट के या अभी वर्तमान कोविड-19 से लड़ने में जो हमारे अर्थ का इस्तेमाल होना था, इसमें चाह रहा है कि इन सब चीजों से डाइवर्ट होकर भारत जो है अपने रक्षा बजट में बढ़ाए तो उसका विकास करने के लिए लद्दाख के मुद्दे पर जो हमारी उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठकें जारी रही है, बराबर होती रही है, अभी पोस्ट कमांडर स्तर की भी बातचीत होती रही है, तो इसमें चीन बातचीत तो करता है लेकिन फिर वो बैक हो जाता है, अमल नहीं करता। अगर जो हमारे बीच समझौते हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है, तो उसको दोनों पक्षों को निश्चित रूप से उस पर अमल करना चाहिए। और ये अगर हम देखें तो कोविड-19 के साथ साथ चीन की भी भले उसके यहाँ से ये रहा है कि फैलाया गया और वो खुद उसी मकड़ जाल में फंस गया है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी भी अर्थव्यवस्था सिंक कर रही है वर्तमान में अगर हम देखें तो। और इस समय ट्रंप के साथ भी इनका जी जिनपिंग के संबंध काफी खराब चल रहे हैं, तो इस चीज को दुनिया के सभी राष्ट्र धीरे धीरे समझने लगे हैं। भारत के साथ साथ चीन की ऐसी नीति थी कि वो दुनिया के तमाम राष्ट्रों को उस पैंडेमिक से सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दी। तो
बात था, लेकिन ट्रंप ने अपना एक सही डिसीजन लिया कि हम भले ही लोगों की उनका ये नजरिया था कि लोगों की जान भले ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी अर्थव्यवस्था है, हमारे राष्ट्र की। तो उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपना उसकी मियाद पूरी होने के बाद फिर उन्हें जब लगा कि नहीं अर्थव्यवस्था हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लॉकडाउन को अपना समाप्त किया है। अब जो भारत की स्थिति है, भारत इस समय हमारी वहाँ गलवान घाटी की जो अभी निकट भविष्य की जो निकट विगत घटनाएं हुई हैं, उसमें भारत अपनी सैन्य तैयारियों को उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि कर रहा है। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी की भी जो यात्रा हुई है वहाँ, और हमारे रक्षा मंत्री जी की जो यात्रा हुई है, ये सब कहीं न कहीं चीन को एक संकेत दे रहे हैं, और वह भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा। इस बात से हमारे रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा विश्लेषक, तमाम और राजनीतिक विश्लेषक, ये सभी लोग इस बात से लगभग आश्वस्त हैं कि कहीं न कहीं अब चीन को अपने किए का पछतावा भी हो रहा है, और वो अब ऐसी स्थिति को दोबारा नहीं करना चाहेगा। हम अगर भारतीय विदेश नीति की बात करें तो ये पंडित नेहरू से और आज की डेट में वर्तमान सरकार, हमारी मोदी सरकार, ये दोनों लोग के विदेश नीति में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिला है। मोदी सरकार जहां पंडित नेहरू आदर्शवादी विचारधारा के पोषक थे, मुझे लगता है कि मोदी सरकार हमारी बिल्कुल यथार्थवादी विचारधारा के रास्ते पर चल रही है, और तमाम दुनिया के उन राष्ट्रों को जो कि कभी भारत के साथ बहुत संबंध रखने के इच्छुक नहीं थे, और ऐसे राष्ट्रों को, चाहे वो अमेरिका हो या अन्य दुनिया के तमाम राष्ट्र, उनसे मोदी जी की जो विदेश यात्राएं हुई हैं, उनके संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थिति के लिए हमारे ये एक ढाल के रूप में कार्य करेंगे। और आज के डेट में यदि चीन भारत पर आक्रमण की कहीं से योजना बना रहा है, तो थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का भी विषय है, सोचने का विषय है, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें चीन पाकिस्तान का एक स्कार्दू एयरपोर्ट है वहाँ, और उसको वो हासिल करना चाह रहा है, और उस स्कार्दू एयरपोर्ट पर वो अपनी पूरी सैन्य तैयारियां कर रहा है, अपने लड़ाकू विमानों को उतारना और ये सब चीजें बिल्कुल सैटेलाइट उससे वीडियो से देखा गया है। तो ये चीजें कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अगर भारत इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है, तो उसको चीन के लिए भी एक सोचने का विषय है। अभी जुलाई में ही भारत को जो 6 राफेल मिल रहे हैं, और उससे अगर देखा जाए तो भारत अपने सैन्य तैयारियों को पूरी तरह से सुदृढ़ कर रहा है। अब जो स्कार्दू एयरपोर्ट का मैं अभी जिक्र किया, स्कार्दू एयरपोर्ट दरअसल चीन को भारत के किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए सबसे नजदीक का एरिया है वो, और जब हम किसी ऊंचाई पर से अगर किसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करना होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर दूरी अधिक है तो उसमें दो चीजों का कहीं न कहीं से नुकसान होता है। नंबर एक, हमारा फ्यूल, जो राष्ट्र आक्रमणकारी राष्ट्र होता है, अगर दूरी अधिक है तो उसका फ्यूल ईंधन की खपत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो उस पे मारक हथियार वो अपना इस्तेमाल करता है, वो भी कम मात्रा में उसको ले जा सकता है, या मारक क्षमता हमारी उससे प्रभावित होती है। चीन इसी कारण से तिब्बत सभी लोग के क्षेत्र में जो उसके कहीं न कहीं एयर बेसेस हैं, वहां से आक्रमण करने में भारत के ऊपर वो अपने को उचित उपयुक्त नहीं पा रहा था, वो कहीं से न कहीं से पाकिस्तान की तरफ अपना एक से ये हेल्प ले रहा है, और पाकिस्तान को भी वो अच्छा लगता है कि अगर भारत के खिलाफ कोई इस तरह का वो होगा तो वो पूरी तरह से समर्थन और सहयोग करता है। अब पाकिस्तान की भी भूमिका यहाँ पर थोड़ी सी इस समय जो कोविड-19
इनका दौर चल रहा है, आर्थिक रूप से पूरी तरह उसकी अर्थव्यवस्था एकदम पंगु हो चुकी है। तो पाकिस्तान को कहीं न कहीं चीन से अभी जो उसको अमेरिका से सहायता मिलती थी वो बंद हो चुकी है। भारत जब गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलना शुरू किया तो पाकिस्तान वो ये मान के चला कि हम अगर गुटनिरपेक्षता के रास्ते पर चलेंगे तो हमारी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी, और वो पूरी तरह से आश्रित होना चाहा तमाम उन राष्ट्रों पर, उन सैनिक संगठनों पर जो और हमारे उस समय के पैक्ट्स थे जैसे नाटो, सेंटो, सीटो, इन सब पैक्ट्स में तमाम में वो अपना मेंबरशिप ज्वाइन किया। अच्छा, उन पैक्ट्स की क्या विशेषता होती है कि उन पैक्ट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक राष्ट्र के ऊपर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो मान के चलते हैं कि वो सभी पर आक्रमण है, और उस आक्रमणकारी का सभी मिलकर विरोध करते हैं। तो पाकिस्तान शुरू से ही इस रास्ते पर चलता रहा, और जब पाकिस्तान वहां पर इस चीज को देख लिया कि नहीं, अब हमारी अर्थव्यवस्था को अमेरिका से या अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है आर्थिक रूप से हमें, तो उसने पूरी तरह से अपने को चीन के हवाले एक तरह से कहें तो कर दिया, और चीन आज के डेट में उसका एक संरक्षक के रूप में हो चुका है। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं चीन के बलबूते वो भारत से जंग की भी बात सोचता है। पाकिस्तान दरअसल एक मैच्योर कंट्री नहीं कह सकते हैं, और ऐसे कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है तो हमारे लिए चिंता का विषय कि मरता का न करता, उसको किसी चीज की परवाह नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर जब भारत पर आक्रमण होगा तो हमारे लिए वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। अभी कुछ युद्धाभ्यास हुए थे पूर्व में, उन युद्धाभ्यासों में इस बात को काल्पनिक एक टैक्टिकल एक्सरसाइज विदाउट ट्रूप्स होता है, बिना टुकड़ियों के तरह से सैन्य अभ्यास को मानचित्र पर हम लोगों के सैन्य मॉडल पे भी उसको समझाया जाता है। तो उन चीजों को वो वहां पर युद्धाभ्यास को क्षेत्र में करके दिखाया जाता है। ये चीजें जब काल्पनिक एक अपना वहां पर युद्धाभ्यास करना शुरू किया तो उसमें ये भारत को महसूस हुआ, यहाँ के लोगों को महसूस हुआ, हमारे सैन्य अधिकारियों को, तमाम लोगों को, राजनीतिज्ञों को, कि भारत के लिए एक चैलेंजिंग स्थिति हुई। तो ऐसी स्थिति में चीन से मोर्चा एक फ्रंट पे खोलना, दूसरा पाकिस्तान पे, तो अभी देखिए तीसरा भी एक हमारा कोई न कोई उसका नेपाल की इस समय राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। Sir, sorry to interrupt you, sir, but I have time limitation, sir. Please conclude in 5 minutes. Sorry, sir. Sorry. हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो हम अब इसमें हम सीधा अगर बात करें तो भारत के विकल्प क्या हैं। भारत के जो वर्तमान में हमारे पास विकल्प हैं वो चीनी सेना जो आज आधुनिकीकरण अपना कर रही है और रह के भारत को उकसाने का कार्य कर रही है, उसे हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और भारत को भी अपने अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने जो हमारी इस समय क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमारे हैं, गुणात्मक उत्पाद को भी बढ़ाना होगा। अमेरिका अगर देखा जाए तो अब भारत को अपने सबसे करीबी लोगों में से भी मानता है, जिसका कि भारत को लाभ लेना चाहिए। भारत को जापान, ताइवान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया या अन्य जो हमारे क्षेत्रीय देश हैं, उनके साथ भी ये समय की मांग है कि हमको अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। जिस प्रकार चीन जैसे पाकिस्तान को एक नाभिकीय हथियारों की तकनीकी देने से जुड़ी जो बात कर रहा है, तो उससे भारत की चिंता स्वाभाविक है, बढ़ेगी। हमें भी चीन पाकिस्तान की तरह दूसरे देशों से अपने रिश्तों को बनाना चाहिए और इस बात की कोई परवाह न करते हुए कि चीन की कोई प्रतिक्रिया होगी और हम इस चीज को उस पर परेशान हो। भारत को
अपने सरहद की रक्षा तो करनी है, मगर पूरी सावधानी से कदम उठाते हुए करना, क्योंकि इसमें कई जोखिम भी हैं। सबसे अच्छा विकल्प अगर देखा जाए तो दोनों राष्ट्रों के बीच विवाद को सुलझाने का वो कूटनीतिक ही है। अगर युद्ध के विषय में हम बात करें तो युद्ध कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उसमें किसी को भी लाभ नहीं होता और नुकसान ही नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को अपने इस पूरे मुद्दे को एक जो कि अभी वर्तमान समय में LAC पर उसका चीन का आक्रामक रुख दिखाई दिया है, तो मोदी सरकार के पास अभी उससे निपटने के लिए ढेर सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिनका कि वो इस्तेमाल कर सकती है। मोदी सरकार अगर देखा जाए तो सैन्य बल के इस्तेमाल पर तो विश्वास करती है, लेकिन LAC पर वो यथास्थिति स्टेटस को बिल्कुल उसको बहाल करने के लिए ही वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सेना का भी अगर हम सेना की बात करें तो उसका भी मानना है कि दोनों तरफ से जाने गई है जो अभी घटना घटित हुई है, लेकिन इससे चीन केवल एक चीज चीन का यहाँ पे दिखाई दिया कि कोविड-19 को उसने पूरी तरह से दुनिया के सामने प्रचारित किया, बाकी सारी चीजों को वो छिपा लेता है। तो उससे जो है एक तथ्यों को वो उसने छुपाया चीन ने। तो अब हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि भविष्य में भी हमारी सरकार जो चीन की कार्रवाई हो उसी के अनुपात में जवाबी कार्रवाई करे, चाहे जिस भी रूप में। और देश का जो हमारा राजनीतिक प्रतिष्ठान है वो सरहद पर ये चाह रहा है कि कोई बदलाव न हो। इसमें एक हमारे जो वरिष्ठ सैन्य योजनाकार हैं उनके हिसाब से भारतीय सेना के सामने उनका कहना है कि 3 उद्देश्य हैं। वो कहते हैं कि हमारा पहला उद्देश्य उन्हें LAC के साथ साथ मई 20 के पूर्व की स्थिति में वापस लाने के और चुशुल के सामने मोल्दो सीमा पर 6 जून की बैठक में हुए समझौतों का सम्मान एवं पालन करने को तैयार करना है। हमें अपनी सीमा पर बुनियादी ढांचा निर्माण जारी रखने की आवश्यकता है और अंत में हमें घुसपैठ की इन घटनाओं का अध्ययन करना है और LOC पर सतर्क भी रहना है। चीन की लद्दाख में घुसपैठ निश्चित रूप से ये भारत के लिए चिंताजनक है। यद्यपि भारत और चीन के बीच सीमा के प्रश्न पर आरंभ से ही व्यापक मतभेद कायम रहे हैं, किंतु दोनों पक्ष अपनी वार्ता जारी रखने के भी पक्ष में हैं। यद्यपि भारत और चीन का सीमा समझौता हो जाए तो निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज समझौता नहीं होता है तो दोनों के बीच युद्ध होता है तो निश्चित रूप से दुनिया के तमाम राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उससे प्रभावित हों और उसके दूरगामी परिणाम भी हों। भारत को चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने एवं रणनीतिक स्तर पर चीन को घेरने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में भारत को अपनी चीन संबंधी नीति पर पुनर्विचार कर नए विकल्पों की तलाश भी करनी चाहिए। साथ ही भारत को अपनी सैन्य तैयारियों का भी पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही विस्तृत व्याख्यान दिया। कुछ नेटवर्क इश्यूज रहे बट ऑनलाइन प्रोसेस है तो ये रहेंगे ही, इनसे हम बच नहीं सकते। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। आप सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स से, बट जो इनका एक शिक्षक का मन है वो भी इनके साथ ही है हमेशा, और इसीलिए इन्होंने जो अपने लिखने पढ़ने का काम है वो लगातार जारी रखा हुआ है। और इनके 6 पेपर पब्लिश हो चुके हैं, एक बुक चैप्टर भी पब्लिश हो चुका है। लगातार आप नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अटेंड करते रहते हैं और उसमें पेपर प्रेजेंट करते रहते हैं। सर का जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो जेंडर इन मिलिट्री सोशियोलॉजी है, मिलिट्री कल्चर है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है और सर हमारे साथ नासिक से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी नेटवर्क का बहुत इश्यू है, तो मैं डॉक्टर सुधीर कुमार को मंच देना चाहूँगी। डॉक्टर सुधीर कुमार। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराधा तिवारी मैम का,
आपकी कन्वीनर डॉक्टर विनीता लाल, आप खुद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर पूनम वर्मा, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर सविता सिंह। हेलो, आवाज आ रही? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, ओके ओके। तो सर ने बहुत अच्छी सी बातें बोली हमें कि आज के जैसे कोविड-19 का जो चल रहा है उसमें चीन ने उसका एक एंटी एडवांटेज लेने की कोशिश की। तो अब ज़्यादा बैक हिस्ट्री में ना जाके मैं कोशिश करूँगा कि हम करंट सिनेरियो पे भी आएँ, बट मैम पीपीटी प्लीज़ प्रेजेंट कर दीजिए। मैम पीपीटी प्लीज रन कर सकती हैं आप? यस 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 सर। यस सर। इज इट विजिबल सर? नहीं। हेलो। हाँ मैम। यस सर। इज इट विजिबल सर? पीपीटी नहीं आ रहा है। ओके, वंस अगेन। हमें विजिबल है। विजिबल है? वेट आई एम जस्ट अगेन शेयरिंग। आई एम अगेन शेयरिंग। हाँ। Now is it visible sir? नो, मुझे विजिबल नहीं हो रहा है। जस्ट वैसे विजिबल है। सविता मैम आपको दिख रहा? हाँ। चलिए ओके। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि क्या हुआ था एक्चुअली। जो 15 जून 2020 को सुबह सारी न्यूज़ में खबर आ रही है कि वायलेंट जो हमारा क्लैश था इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स थे उनका हुआ था। कहाँ पर वो हुआ था? बेसिकली था गलवान घाटी में, अलोंग विद द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर कि 20 जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, इंक्लूडिंग वन कमांडर ऑफ दैट यूनिट, वो मर्टायर हुए थे। और जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि 37 to 45 कैजुअलिटीज वर ऑन चाइनीज साइड, कि वो चीन के साइड में हुई थी, जिसमें जो CIA की रिपोर्ट है वो है, और CIA के साथ में जो अनकन्फर्म जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूज एजेंसी ANI। अब बात आती है कि ये क्यों हुआ था। ये हुआ था कि इससे पहले 6 जून को दोनों जो हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे टेंशन चल रही थी, तो उसी वजह से ये जो हमारे दोनों साइड के जो लोकल कमांडर थे उनके बीच में बात हुई थी कि ठीक है अभी हमें वापस जाना है, डी-एक्सीलेशन, मतलब हम दोनों अपने पहले की पोजीशन पे वापस चले जाएंगे। लेकिन वापस जाने के बीच में ही दोनों तरफ से झड़प हुई और जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। मैम सेकंड स्लाइड प्रेजेंट कर दीजिए। कि इसमें क्या था कि जो इंडिया और चाइनीज जो आर्मी थी वो बेसिकली इनका स्टैंड ऑफ कहाँ हुआ था? लद्दाख में। लद्दाख ये जो अभी सर ने बताया उसमें 4 जगह हैं। पहला था पैंगोंग लेक, गलवान वैली, डेस्मोक और दौलत बेग ओल्डी। और यहाँ पर जो बेसिकली था ये गलवान वैली में ही था, क्योंकि यहाँ क्या था कि इंडिया इसका अगर हम इमीडिएट रीजन जाए देखें तो इंडिया ने क्या किया कि अभी तक चीन की ये पॉलिसी थी कि हम अपनी तरफ से सारी
रोड्स बना लें, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लें, सो दैट कि अगर हमें कभी भी इन फ्यूचर रिक्वायर्ड होता है तो हम जा सकें, इमीडिएट हमारे ट्रूप्स जो है ना वो पहुंच के अपना पोजीशन ले सकें। लेकिन अगर इंडिया उस साइड में ऐसा करता है तो उन्हें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया भी अपने साइड में जो रोड का बिल्डअप है वो करे। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सुधीर सर आप म्यूट हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस यस सर अब आवाज़ आ रही है। हाँ, तो इसमें ये हुआ था कि इंडिया एक बेसिकली रोड बना रहा है। वो रोड जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से चीन इसका विरोध कर रहा था। और जब मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, एक्चुअली मुझे स्लाइड दिख नहीं रही है। यस 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 सर। स्लाइड नंबर 3। स्लाइड नंबर 3 है सर। अगर हम देखें इमीडिएट रीजन ऑफ, अगर हम फ्लैश का देखें जो चाइनीज साइड है, जो अभी तक की हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल थी, उसको चीन अपनी पॉलिसी के तहत, उसकी पॉलिसी यही है कि निबल एंड निगोशिएट, इस पॉलिसी को उसने फॉलो किया और फॉलो करके वो अपनी तरफ से इंडियन साइड में आ गया, जैसा वो अक्सर करते हैं। उनका यही है कि आप जाइए, आप अपने चाहे जो भी पड़ोसी देश है, उस पड़ोसी देश के साइड में आप थोड़ा सा जाइए अंदर, 2 4 5 10 किलोमीटर वहाँ खड़े हो जाइए, बोल दीजिए ये हमारी है। फिर अगर बोलेंगे कि नहीं आपकी नहीं है तो आप वापस चले जाइए। फिर जैसे ही वहाँ पेट्रोलिंग की पार्टी अपोजिट जो हमारा दूसरा देश है, अगर वो वापस जा रहा है, उसको जाने के बाद फिर आप पहुंच जाइए, बोले नहीं ये तो हमारा था, हमने यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। तो ये जो इनकी पॉलिसी है, इसी पॉलिसी के था। और इसमें क्या है कि इनका एक तरीका है कि अटेंडिंग द पॉलिटिकल गोल विद मिलिट्री माइट, कि अपनी एक जो मिलिट्री माइट है उसके थ्रू वो अपना ये अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। तो मैं स्लाइड नंबर 4। यस सर। स्लाइड नंबर 4 में हम बात करते हैं कि इंडिया और जो हमारा चीन है इसके बॉर्डर का। अगर हम इंडिया चीन के बॉर्डर को देख रहे हैं तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा है मिडिल सेक्टर और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर। अभी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ये बेसिकली क्या है, ये है हमारा वेस्टर्न सेक्टर में। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर देखें तो वेस्टर्न सेक्टर में जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये हमारी आती है 520 किलोमीटर की। एक मिनट में मैं अपना सर आप म्यूट हो गए सर। Yes. खराबी हो रही है। हो रही है? बारिश हो रही है इसीलिए। सुधीर सर म्यूट हैं आप।
सुधीर सर आप म्यूट हो गए। हेलो, जी आवाज जी आ रही है सर मैम? अब आई। हाँ हाँ आवाज आ रही जी है मैम? जी जी सर अब आई। थोड़ा नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो जी रही है। एक्चुअल एक्चुअल बात अब कर हम रहे थे बात कि कर रहे थे हमारे कि इंडिया हमारे चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर की। तो जो इंडिया तो चाइना जो बॉर्डर इंडिया है चाइना बॉर्डर है बेसिकली बेसिकली 3 तीन पार्ट्स पार्ट्स में में डिवाइडेड डिवाइडेड है। है। पहला पहला है वेस्टर्न, है दूसरा मिडिल है सेक्टर मिडिल और सेक्टर और तीसरा है तीसरा ईस्टर्न। है ईस्टर्न। जो जो मिडिल सेक्टर है ये ये वेस्टर्न सॉरी सेक्टर से हम वेस्टर्न बात सेक्टर करते से हम हैं। बात करते हैं। सेक्टर वेस्टर्न में सेक्टर में जो टोटल जो एलएसी टोटल एक्चुअल लाइन एलएसी ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन है, ऑफ कंट्रोल जैसा है इसमें दिख रहा जैसा है कि इसमें यह दिख रहा है कि यह 520 520 किलोमीटर। किलोमीटर्स। और और ये ये बिटवीन यूनियन यूनियन टेरिटरी टेरिटरी ऑफ ऑफ लद्दाख, लद्दाख, ये बेसिकली ये लद्दाख जो के एरिया जो है एरिया है उसमें, और उसमें, और इंडिया इंडिया की तरफ से पहले लद्दाख, जिसको पहले हम जिसको हम जम्मू जम्मू एंड एंड कश्मीर कश्मीर बोलते थे। बोलते थे। और और ये जो जिनजियांग प्रोविंस जो है चाइना प्रोविंस का, है इसके चाइना का, बीच में। इसके बीच में है। यहाँ यहाँ पर पर अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्रंटेशन है कि क्या प्रॉब्लम्स है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स को लेके या टेरिटरी को लेके दोनों कंट्रीज में, वो है कि ओवर अक्साई चीन, जो अक्साई चीन हमारा है उस एरिया को लेके है। क्या इंडिया बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, और जबकि चीन और बोलता जबकि है चीन नहीं, बोलता है ये नहीं, इसके जो ये इसके जो जिनजियांग है प्रोविंस उसका प्रोविंस पार्ट है। उसका पार्ट है। अगर हम अ, थोड़ा सा हालांकि सर ने बहुत सारी डिटेल्स बता दी कि हैं ये कि बॉर्डर ये डिस्प्यूट बॉर्डर कैसे डिस्प्यूट हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। बट मैं थोड़ा सा मुझे भी जाना पड़ेगा कि जो इसका इस अगर हम डिस्प्यूट को देखें तो ये डिस्प्यूट क्या है कि जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर था, यानी ब्रिटिश कंट्रोल जो इंडिया था, वहाँ पर हमें उस टाइम से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम में जो है ना इंडिया जो इंडिया और उस टाइम का ब्रिटिश रूल इंडिया और चीन के बीच में बॉर्डर को लेके थोड़ा सा मतभेद था। और अगर इस मतभेद में हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो वहाँ हमें देखेंगे कि जो मतभेद है ये क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पे दो जो है ना लाइंस खींची गई थी। एक थी जॉनसन लाइन जिसको 1865 में प्रपोज किया था, जो कमीशन था अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ, और उस कमीशन ने दिखाया था कि जो अक्साई चीन का जो एरिया है, जो कि ये अभी लद्दाख में है, ये इंडिया के कंट्रोल में है। उन्होंने क्लियरली बोला था कि ये इंडिया के कंट्रोल में है। लेकिन फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आई, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस हुई या उनके अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, उन चीजों को लेके उन्होंने जो है ना फिर बाद में एक दूसरी लाइन खींची गई, वो थी मैकडोनाल्ड लाइन। ये प्रपोज की गई थी 1893 में। अब इसमें उन्होंने क्या किया, जो पहले का जो स्टेटस था उसको चेंज कर दिया, उसको चेंज करके ये जो अक्साई चीन का एरिया था वो उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये चीन के कंट्रोल में है। अब इंडिया अब प्रॉब्लम वही आ गई। और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, दो में से कोई भी एक लाइन, चाहे वो जॉनसन लाइन हो या मैकडोनाल्ड लाइन, उस लाइन को उन्होंने मतलब ऑफिशियली ये नहीं बोला नहीं यही है, बट उन्होंने रख लिया कि हाँ हम मान रहे हैं ऐसा कि ये लाइन है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया का जो है वो बोलता है कि जो जॉनसन लाइन है वो करेक्ट लाइन है, उसको हम फॉलो करेंगे। कि चाइना बोलता है कि नहीं ये गलत है, क्योंकि वो पहले का था, उसके बाद में मॉडिफाई होके जो दूसरा हुआ था हमारी मैकडोनाल्ड लाइन 1893 में, कि वो जो मैकडोनाल्ड लाइन है ये करेक्ट बॉर्डर है इंडिया का। तो वेस्टर्न सेक्टर में ये प्रॉब्लम आई। और अभी का सिनेरियो देखा जाए तो एट प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लद्दाख के एरिया को अक्साई चीन से अलग करती है। यहीं पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक कंट्री मान रहा है कि हमारा मैकडोनाल्ड लाइन, चाइना बोला मैकडोनाल्ड लाइन सही है, जबकि इंडिया बोलता है नहीं जॉनसन लाइन। चलिए अब दूसरा जो हमारा मिडिल सेक्टर है, इस सेक्टर में इंडिया अप्रोक्सीमेट 554 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है।
फ्रॉम लद्दाख टू नेपाल, लद्दाख से नेपाल के बीच में। इस एरिया को लेके कभी ज्यादा कोई विवाद नहीं रहा है। और अब आते हैं थर्ड जो मेजर है, ईस्टर्न सेक्टर, ये है 1327 किलोमीटर की लाइन है। और ये लाइन जो है ना यहाँ पर हमारी आती है मैकमोहन लाइन। ये जो मैकमोहन लाइन है, ये मैकमोहन लाइन की की एक भी जो है ना एक बहुत बड़ा इंडिया और चीन के बीच में विवाद का कारण। इंडिया बोलता है कि मैकमोहन लाइन जो है हमारी वो हमारी बाउंड्री है, लेकिन चीन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, या अंग्रेजों ने हमारे बिना सहमति के अपने मन से ये बाउंड्री डिसाइड कर दी, तो हम इसको नहीं मान रहे हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर देंगी प्लीज। यस सर। मैम नेक्स्ट स्लाइड आ गई। यस सर, यस सर। तो अब जैसा सर ने बोला, इन दोनों की वजह से इंडिया और चीन के बीच में काफी जो है ना ये हमारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इसमें पहला आता है वार ऑफ 1962। ये डॉक्टर ए के सर ने ऑलरेडी ब्रीफ पूरे डिटेल में बता दिया है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। और तो इसमें क्या था, जस्ट एक ब्रीफ है कि 1962 में चीन ने अपनी तरफ से शुरू किया, और जहां तक वो आ सकता था वो आ गए इंडियन टेरिटरी में, आ गए और आने के बाद फिर क्योंकि इंडिया के पास उस टाइम पे उतने ना तो वेपन्स थे, ना तो वो स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जस्ट वो कुछ दिन पहले ही बंटवारे से निकला था। बंटवारे की वजह से काफी प्रॉब्लम हुई थी, उसने JNK में फेस किया, तो इस वजह से वो इस कंडीशन में नहीं था कि वॉर फाइट कर सके। तो इस वजह से उन्होंने काफी जो है ना वो अपना एक हिस्सा ऑक्युपाई कर लिया। उसी टाइम पे जब इंडिया को लगा कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, तब उन्होंने जैसा सर ने बोला, तो इंडिया ने उस टाइम रसिया से सहायता नहीं मिली थी। उस टाइम इंडिया को जो मेन सहायता दी थी वो थी यूएसए और ब्रिटेन ने। जब यूएसए और ब्रिटेन दोनों ने अपने सारे जितने इक्विपमेंट्स इंडिया को रिक्वायर्ड थे सारे दिए, उस टाइम पे लगा चीन को कि नहीं अब जो है ना प्रॉब्लम वैसी नहीं रहेंगी। अब इंडिया अगर काउंटर अटैक करेगा तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो उसने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और थोड़ा सा पीछे चला गया। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एक पॉइंट पे मैं डॉक्टर ए के सर से डिफर करना चाहता हूँ कि जैसे ए के सर ने बोला था कि 1962 के आक्रमण में भारत को कोई खबर नहीं थी, बट यहाँ पर जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए स्कॉलर ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस, जब हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस की हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो उस टाइम के अभी के जो हमारे जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एनालिसिस्ट हैं, जिसमें पियाचारी का नाम मैं कोट करूंगा, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि उस टाइम पे जो चीन की एक्टिविटीज थी बॉर्डर को लेके वो 60 से 61 में वहाँ के जो कोर कमांडर थे उन्होंने एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये बोला कि जैसी एक्टिविटीज चल रही हैं ये हमें लग नहीं रहा है कि चीन का इरादा सही है। मुझे लग रहा है चीन आने वाले निकट भविष्य में कुछ ना कुछ कर सकता है, वो एक बड़ा जो है ना फ्रंट भी खोल सकता है। लेकिन उस टाइम में जो डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन, तो उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, हमारे पंचशील सिद्धांत पे समझौता हुआ है। इन चीजों को ध्यान रख के वो नहीं करेगा। और अगर हम उन्हीं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को कोट करें तो उस टाइम के वहाँ के कोर कमांडर थे उनको हटा दिया गया था, जहाँ तक मेरा व्यू है। तो इस चीज पे मैं एक तरह से डिफर करूंगा। और अब नेक्स्ट आते हैं कि दूसरा जो हमारा विवाद था
जो दूसरा स्टैंड ऑफ हुआ था वो नाथुला में था। नाथुला में जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। इसमें चीन ने एक बार फिर वही किया जो उन्होंने 1962 में किया कि कि अचानक एक बहुत बड़ा हमला कर दिया हमारे इंडिया के ऊपर। अब क्या है क्योंकि वो जो नाथुला था वो नाथुला को जो है ना कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर काफी खतरनाक लड़ाई हुई, जिसमें अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेटा है अगर उसको कोट करते हैं तो इंडिया ने के 83 सोल्जर्स मरे थे और 163 वाउंडेड और चाइना के 342 की डेथ हुई थी एंड मोर देन 450 घायल हुए थे। अब इसके बाद जो तीसरा था 1987 फिर वही हुआ क्योंकि चीन की जो नीति है वो हमेशा विस्तारवादी नीति ही रही है। वो हमेशा आप चीन का कोई भी पड़ोसी देख ले, चाहे हमारी लैंड बॉर्डर हो या उसकी जो मैरीटाइन लाइन हो, हर जगह उसका वही रहता है कि अपना कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहता है कि नहीं मैं ही सुपर हूँ। तो उस वजह से उसने किया। और फिर थर्ड डोकलाम ये 2017 का है, तो ये काफी अभी ज्यादा पुराना नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि डोकलाम में जो एक डोका ला के पास फिर चीन ने वही किया, वहां पर अपना उन्होंने रोड्स बनानी शुरू कर दी, जो कि चीन और भूटान का जो एग्रीमेंट था, जो उनकी ट्रीटी थी उसके अगेंस्ट में था। तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उस एग्रीमेंट को मानिए, बट चीन ने फिर मानने से मना कर दिया, बोला नहीं। तो वहाँ चूंकि वो जो डोकलाम का वो जो था वो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से इंडिया को जो है ना इंटरफियर करना पड़ा। और ये स्टैंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 महीने तक चला। फिर अल्टीमेटली 28 अगस्त को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो हमारा है स्टैंडर्ड टियर ठीक है, दोनों देश की सेनाएं अपने वापस अपनी जगह पे चली गई। और अब आता है अभी जो रिसेंट जिसकी वजह से टॉप हो रही गलवान वैली। इसमें मैं ऑलरेडी अभी आपको बताया है हमने किस वजह से हुआ था, ये क्या क्या थी। अभी एक और जो बात चल रही है वो सबसे ज्यादा बात हमारी आ रही है फिंगर्स की। जो हमारी लेक है उस लेक में फिंगर्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे प्लीज। यस सर। तो आप इस स्लाइड में देख रही हैं कि फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 फिंगर्स हैं। अभी जो मेन निगोशिएशन चल रहा है करंट में, तो वहाँ बेसिकली निगोशिएशन किसी चीज को लेके चल रहा है कि इंडिया बोलता है कि आप मई के पहले की पोजीशन पे वापस जाइए, और जबकि जो है ना चीन बोलता है नहीं। तो अभी फिंगर्स क्या है पहले हम ये देख लें। फिंगर्स क्या है, वहाँ जो लेक है उस लेक से जो माउंटेन के जो स्लोप्स निकले हुए हैं लेक के अंदर, वो 8 जगह से निकले हुए हैं अलग अलग। These are the slopes of barren mountain just forward in the lake at 8 different points। इन 8 पॉइंट को हम फिंगर बोलते हैं। तो उसमें इंडिया क्या बोलता है, इंडिया क्लेम करता है कि हमारी जो टेरिटरी है इट गोज until the 8th finger 8 तो ईस्टर्न मोस्ट। लेकिन चीन बोलता है कि नहीं कि आपकी 4 तक ही है। और चीन ने क्या कर रखा है इस एरिया में अपने जो है ना बहुत अपने रोड्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से वो आराम से आ जा सकता है। बट इंडिया जब वोट बनाने के लिए बोलता है तब उनके लिए प्रॉब्लम्स आती है। तो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं। चीन देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो जो फिंगर 4 आपको दिख रही है, फिंगर 4 तक चीन ने अपनी सड़क बना ली है।
और जबकि झील के इस साइड पे जो है ना इंडियन जो आर्मी है उसका कैंप है। फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक, 4 से लेके 8 तक जो इंडियन आर्मी है जो वो गश्त करती है तो वो पैदल जाते हैं। जैसे 5 मई से ये शुरू हुआ था, 5 मई के बाद जो है ना चीनी सेना फिंगर 4 पर आ गई और वो बोले नहीं, यहाँ तक हमारा एरिया है, अब आप 4 के आगे नहीं जा सकते हैं। ये फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक हमारा है, आप वापस जाइए। तो इसी चीज को लेके जो है ना ये सारा जो अभी हुआ था जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मार्टायर हुए थे, ये सारा यहीं से शुरू हुआ। और अभी जो न्यूज चैनल्स में आप देखेंगे तो मेनली जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये निगोशिएशन में वो यही है कि पैंगोंग झील का जो हमारा फिंगर इंडिया चाहता है कि फिंगर 8 तक स्टेटस को मेंटेन कि हम 8 तक करेंगे, ये हमारा है। चीन बोलता है नहीं 4 तक हमारा है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सर। इसमें कि जो दिया है कि मतलब फिंगर्स क्या हैं और इनका क्या है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस नेक्स्ट स्लाइड आ गई। तो अब हम बात करते हैं इमीडिएट रीजन। जैसे सर ने बताया था, तो जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से फर्स्ट है कि अभी चीन का जो एम्बिशन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन अ पोस्ट कोविड 19 सिनेरियो। अभी क्या है चीन चाहता है कि वो वर्ल्ड लीडर बने, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी तक जो वर्ल्ड लीडरशिप थी वो अमेरिका के हाथों में लेकिन इस कोविड-19 से वन ऑफ द वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री जो है वो हमारा अमेरिका ही है। सबसे ज्यादा उसको नुकसान हुआ है। जो इस वजह से जो चीन चाहता है कि जो अभी कंडीशंस हैं वो चेंज हो, सो दैट हम एक ग्लोबल लीडर बन के उभर सकें। आप अगर न्यूज चैनल में भी देखेंगे तो मीडिया में अक्सर यही दिखाते हैं कि जो चीन के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस्ट है या थिंक टैंक है वो बोलता है कि अगर हमें यूएसए के साथ जो है ना कम्पीट करना है तो हमें बहुत सारे जो है ना मैरीटाइम पावर चाहिए, उसके लिए वो बहुत सारे बेसेस भी बना रहा है। अब इसका एक और अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि अभी अगर हम देखें 20 दिन पहले की न्यूज तो उसमें क्या दिखा रहे थे कि जैसे अमेरिका ने क्या है अपनी जो मेन लैंड को डिफेंस करने के लिए उसने चारों तरफ से मिसाइल्स तैयार कर रखी हैं अलग अलग कंट्री। तो चीन भी वही करना चाहता है। वो दक्षिण चीन सागर में जो है ना कृत्रिम द्वीप बना रहा है। कृत्रिम द्वीप के सहारे वो चाहता है कि वहां पर हमारे हर तरह के एयर डिफेंस सिस्टम लगा हो, जिससे अगर इन फ्यूचर अमेरिका या किसी से हमारा वॉर होता है फुल फ्लैज वॉर तो हम अपनी मेन लैंड को बचा सकें। इस वजह से वो जो है ना एक ग्लोबल लीडर बन के उभर के आना चाहता है। और जो दूसरा पॉइंट है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है बॉर्डर एरिया अभी अगर हम पिछले 7-8 साल में देखें तो इंडिया ने जो है ना अपनी जो पॉलिसीज है, इंडिया की जो पॉलिसीज नाउ इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द थ्रेट एंड द बोथ एंड्स, लेट इट बी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट जो चीन के साथ है या वेस्टर्न फ्रंट जो पाकिस्तान के साथ है। बट इंडिया का अभी जहाँ तक मेरा मानना है अभी तक जो है वो मेन इंडिया का फोकस है कि हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंट को अपना सिक्योर करें। तो उस सिक्योर करने के लिए इंडिया ने वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ब्रिज बनाने हो या लैंडिंग पैड्स बनाने हो जो भी है उनके लिए इंडिया ने काफी कुछ किया है। और इसमें सेंटर ने 73 स्ट्रेटेजिक रूट्स को आइडेंटिफाई किया था जो चीन के बॉर्डर से मिलती हैं। इन 73 में 28 का काम कंप्लीट कर लिया है, 33 एडवांस स्टेज में है। तो इस तरह से वो अपना एक बिल्डअप चाहता है कि इन केस फ्यूचर में एक कहावत है ना कि नोबडी नोज व्हेन वॉर ब्रेक्स।
तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहता है, अच्छे रोड्स चाहिए उसे, पैड लैंडिंग पैड्स चाहिए, सो दैट इन केस अगर इमरजेंसी पड़ी तो हम अपने मैन एंड मटेरियल को इजीली हम अपना मोबिलाइज कर सकें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी 1962 के वॉर में क्या था कि हमारे जो सोल्जर्स थे ना तो उनके पास इक्विपमेंट थे और मोर ओवर they were not familiar to that climate। कि कोई मान लिया अभी वेस्टर्न फ्रंट में है जहाँ गर्मी पड़ती है, अचानक उसको ईस्टर्न फ्रंट में भेज दिया जाए जहाँ सब जीरो टेम्परेचर चला जाता है, तो उससे जो क्लाइमेट के साथ जो उनका फैमिलियराइजेशन था वो नहीं था, उस वजह से प्रॉब्लम आई थी। तो इस चीज को गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया। और थर्ड अगला है कि इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर, कि अभी जो सिनेरियो है इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन के उभर रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना वो हालांकि चाइना से कम है, बट एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो जीडीपी रेट है अगर हम प्री कोविड की बात करें, और कहीं ना कहीं से चीन को लगता है कि अगर कोई इस एरिया में मेरी लीडरशिप को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो इंडिया ही है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया इमर्ज करे एज अ ग्लोबल लीडर। कि MNCs प्लान टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट आउट ऑफ चाइना। जब ये कोविड हुआ था उसके बाद में काफी न्यूज में आ रहा था कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे आर प्लानिंग टू गेट आउट ऑफ द चाइना एंड दे वर प्लानिंग टू सेट अप देयर ओन प्लांट्स टू अदर कंट्रीज। अब अगर हम देखें जब कोई कंट्री कहीं अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करता है तो उन्हें कुछ बेसिक चीज चाहिए होती है जैसे लेबर्स लॉ है उनको, क्योंकि बेसिकली वो प्लांट सेटअप करेंगी तो उनका मोटो क्या होगा कि टू अर्न प्रॉफिट वहीं है जहां उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। तो उसके लिए जो मीडिया पे आ रहा था, डिस्कशन हो रहा था, वो इससे यही आ रहा था कि ये जो निकलेंगी कंपनियां ये वियतनाम है, इंडिया है, इस टाइप की कंट्रीज में जाएंगी। तो नेचुरली है अगर वहाँ से निकलेंगी तो उनका प्रोडक्शन वहाँ बंद हो जाएगा और उनके लोग बेरोजगार होंगे और वो आएंगे वो जो है ना इंडिया को मिलेगा। इंडिया ने बोला भी था, इंडियन लीडरशिप ने कि हम आइए हमारे यहाँ, हम आपको जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं मैक्सिमम हम आपको देंगे। तो चाइना को लगा कि अगर ये चले गए तो प्रॉब्लम आएगी। और एक और चीज है, जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्लांट सेट करती है तो वो ये इंश्योर करती है कि जो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और वहाँ पर उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर वो अच्छी तरह से काम कर सके। अगर किसी कंट्री में कहीं भी अगर कोई कंट्री उनको लग रहा है कि कोई कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है तो वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लान सेटअप करने के बाद अगर इनकेस वॉर हो गया या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे और उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से एक रीजन ये भी है कि चीन ये दिखाना चाहता था कि देखो हम पावरफुल हैं। अगर आप सोच रहे हैं चीन से बाहर जाने की, चाहे ताइवान में जाए या आप इंडिया में जाए, तो जब चीन चाहेगा तब उन पर अटैक कर देगा, उनकी इकोनॉमी बर्बाद कर देगा। तो उस वजह से आप वहाँ मत जाइए, आप हमारे यहाँ ही रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है टुवर्ड्स इट्स नेबर। चीन जो है ना शुरू से ही चीन की जो नीति रही है वो है कि इंक्रोचमेंट। आप दूसरे के लैंड पे इंक्रोचमेंट कीजिए, सबसे पहले एक पेट्रोलिंग पार्टी भेज दीजिए, वहाँ जाके अपने कुछ पॉइंट्स बना दीजिए, फिर दोबारा जाइए, तीसरी बार जाइए, जब कोई ना हो तब वहाँ जाके अपना छोटा बंकर बना लीजिए, बोल दीजिए नहीं ये हमारी है। तो ये उनकी जो पॉलिसी है उसमें क्या है, वो हमेशा एग्रेशन शो करते हैं। बिकॉज ये बोला जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट। मतलब वो अपने आप को एग्रेसिव
और ये दिखाना चाहते हैं कि यस वी आर इकोनॉमिकली, मिलिट्री एंड पॉलिटिकली हम वी आर स्ट्रांग, तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। सर टाइम सुधीर जी थोड़ा और टाइम अगर सुधीर जी थोड़ा टाइम देख लीजिएगा। कितनी देर में? 5 मिनट्स 5 मिनट्स 5 मिनट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। स्लाइड नंबर 11 मैम आ गई? यस सर, आ चुकी है। हाँ आ गई। हाँ, तो इसमें देखिए हाउ शुड इंडिया डील विद दिस प्रॉब्लम। देखिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे पहला है काउंटर बैलेंस। हमें काउंटर बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो वाइल चीन क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि हम बात करें। तो इस जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है और चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया को जो हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिस इज नीड ऑफ द आवर कि इंडिया को जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, इनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये इन सभी का एक मतलब जो बोलते हैं ना कि शत्रु का शत्रु दोस्त, तो इंडिया को भी वही करना पड़ेगा कि जैसा चीन और पाकिस्तान ने किया। तो हमें काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। और दूसरा है स्केलिंग डाउन द मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ अभी तक जैसे जॉइंट एक्सरसाइज होती थी इंडिया और चीन के बीच में, तो हमें उनको और प्लस जो हमारे उनके मिलिट्री डेलीगेट्स होते थे उनको जो आना कि आपके यहाँ ये एक्सरसाइज चीजें हम वहाँ जाएंगे डेलीगेशन, इसको मिनिमम करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है रिफॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन ट्रेड विद चाइना। क्योंकि चाइना इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो हैविली चाइना के फेवर में है। तो उस चीज को हमें काउंटर करना पड़ेगा। इसके लिए अभी हमारे जो गवर्नमेंट है उसने है कि आप स्वदेशी अपनाइए। तो ये कहीं ना कहीं ये इस पॉलिसी की ये है। और नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ LAC, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस पर हमें क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, निगोशिएशन करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों देशों के जो है ना जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, उन्हें काफी टाइम लगेगा, बट हमें पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 12 मैम आ गई। मैं मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, मैं ये डॉक्टर AK सिंह सर से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इफ यू वांट पीस बी स्ट्रांग एंड बी रेडी फॉर द वॉर। पॉलिसी को फॉलो करके एक स्ट्रांग मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप along with the land as well as maritime border। हम तो स्लाइड चला रहे हैं ना। एंड लास्ट है इसके लिए अगर हमें मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है तो साथ में हमें आप कॉल करिए तुरंत इसका जो मॉडर्नाइजेशन है इसको एक्सपेडाइट करना होगा सो दैट हम मीट कर सकें जो हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस को हम मीट कर सकें। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया। प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो है आपने बहुत अच्छे से उसको हमें बताया। आगे के प्रोग्राम के लिए हम डॉक्टर सविता सिंह को इनवाइट करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वो एक समरी आपके सामने रखें आज के इस टॉक की। डॉक्टर सविता सिंह। Yeah, thank you. Yeah, thank you. I hope my voice is okay. Yes, ma'am. Coming. Oh, yes.
चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, रक्षा अध्ययन शिक्षक संघ द्वारा किया गया है। उनका कहना है चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक दृष्टि से सीमाएं कुछ देशों के साथ ही हैं, लेकिन भौगोलिक विवाद में विश्व के लगभग सभी देशों के साथ सीमा विवाद है। तो उनका क्वेश्चन है कि क्या यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस संबंध में चीन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं? एक सिंह सर। जी 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 चीन के ऊपर जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के रोल की बात है, तो उसके पास वीटो पावर है और संयुक्त राष्ट्र संघ फेल्योर जो होता है वो केवल और केवल उसके पीछे एक कारण है कि वो चीन या अन्य कोई कंट्रीज वीटो पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। जो हमारे सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य राष्ट्र हैं, स्थायी सदस्य, उन स्थायी सदस्यों में से अगर किसी के इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अगर संयुक्त राष्ट्र इस प्रकरण में कहीं इंटरफियर करता है तो वो चीन की परिस्थिति में वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। ओके, थैंक यू सर। There is no more question. Should I Yes, ma'am. read something? Please. So, here is the quick briefing of today's event. Webinar starts with Master Vandana, followed by welcome speech by our respected principal ma'am, Professor Anuradha Tiwari. And today's topic of interest was current scenario, India versus China. The theme of webinar was focused on understanding the relationship dynamics of two countries, dependency of these countries on each other, and what are the probable consequences of the situation arose at present during COVID-19 pandemic. Both the guests shared his views on different aspects. Dr. A.P. Singh said that actual root cause and the current situation between these two countries has thrown the light on Shimla Convention 19 Manmohan Naik Panchshi Agreement, Galwan Ghati dispute, and many more things. And explained that due to consistent aggressive expansionary policy of China, not only India, it has become a threat to many other countries of the world. He also talked about the positive and negative aspects of the current situation. He concluded with what are the options for future preparations regarding the critical issues. Our other guest speaker, Dr. Shubham Kumar, talked about the reason behind violent clashes in Galwan Ghati between India and China. He told them basically due to infrastructure development along LAC by India, China has reacted according to his nibble and negotiate policy of stopping India from any infrastructural development, which is strategically important. He has discussed the border dispute causes and claims by both countries. He has discussed that due to China's ambition of being global leader in post-COVID-19, all these aggressive steps are being taken. And he also suggested how India should deal with balancing outside countries' involvement. At the end, where he was asked by participants and answered satisfactorily by Higginson sir. And with all this, I hope we would have a bit clear view regarding this issue, and we got enriched with more understanding of current situation. Thank you. Over to Thank you, ma'am. अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर अरविंद को बुलाना चाहूँगी कि वो सभी प्रतिभागियों का, हमारे रिसोर्स पर्सन का, हमारी प्रिंसिपल मैम का, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। तो डॉक्टर अरविंद। धन्यवाद मैम। मेरी आवाज मिली है? जी आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद
धन्यवाद के ज्ञापन के लिए जो है आपने जो मुझे जो ये दायित्व दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने चीफ पेट्रॉन आदरणीय डॉक्टर बंदना शर्मा जी का मैं और मेरी टीम के द्वारा जो है धन्यवाद मैं ज्ञापन करता हूँ कि आपके नेतृत्व में जो है यह प्रदेश दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ रहा है। हमारी हायर एजुकेशन हमेशा इसमें नित्य नए ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके अगले क्रम में मैं अपने परम श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय प्रस्नातक महिला महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैम आपके नेतृत्व में हमारा कॉलेज दिन प्रतिदिन प्रगति के रास्ते पे है। हम आपका नेतृत्व पाकर बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं मैम, और इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं अपने दोनों रिसोर्स पर्सन विशेष अजय कुमार सिंह जी सर एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन विभाग पीपीएन कॉलेज कानपुर। सर आपने जो है भारत चीन संघर्ष से जो है बड़े गहराइयों से सब प्रकाश डाला और पंचशील समझौता 1954 को भी जो है हम लोगों को पुरानी यादों को जो है ताजा कर दिया, जो हम लोगों ने जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट और यहाँ तक बीए में भी अध्ययन किया था। आज जो है आपने उसको ताजा कर दिया सर, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सर आपने जो है गलवान घाटी के इतिहास के बारे में हम लोगों को बताया, उसके नामकरण के बारे में सर बताया सर, उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया। आपने ये बताया कि कैसे जो है ये गुलाम रसूल गलवान के नाम पर जो है इस घाटी का नाम पड़ा, कैसे गलवान नदी का नाम पड़ा। सर इसके लिए हमारी टीम हमारा कॉलेज आपका बहुत बहुत आभारी है सर। इसी क्रम में आगे डॉक्टर सुधीर कुमार जी सीनियर नॉन कमीशनर ऑफिसर एयरफोर्स, आपने नासिक से जुड़ करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हम लोगों के बीच आकर के देश की रक्षा की स्थिति से सर अवगत किया। सर आपका आना ही हम लोगों के लिए जो है रोमांच भर देता है। सर आपने हम लोगों को जो है लाइन ऑफ कंट्रोल या इसी के बारे में सर व्यापक तौर से बताया, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक सर हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया, लाइन को नक्शे को दिखा करके सर। इसके लिए जो है हमारी टीम आपकी बहुत बहुत आभारी है सर। मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम डॉक्टर विनीता लाल जी, डॉक्टर पूनम वर्मा जी, डॉक्टर सरिता जी सिंह जी का जो है मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ मैं अपने फैकल्टी मेंबर, कॉलेज के साथियों, अपने सीनियर जूनियर तो केवल 1-2 हैं, साथ ही साथ अपने ऑफिस मेंबर और महाविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, सबका मैं जो है धन्यवाद करता हूँ। अंत में जो है इन सारे प्रतिभागी जिनके बिना हमारा यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, आप लोगों ने प्रतिभागिता करके इस कार्यक्रम को व्यापक तौर पर सफल बनाया। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने जुड़ करके जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया, मैं उन सबका जो है हृदय से आभारी हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।